सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिस तरीके से पूरे मुल्क से लोग आके रोज़गार कमाते हैं, लेकिन इस शहर के मसाइल उससे भी ज़्यादा हैं। टूटी हुई सड़कें, कचरा और बहुत पानी, वो पानी जो कि बारिश के बाद आता है, लेकिन ऐसा पानी जो गटर से उबलता हुआ पानी है जो हर वक्त आपको कराची की सड़कों पर नज़र आता है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामले पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि कराची शहर को सियासत की नज़र कर दिया गया। जिस भी बिल्डिंग को उठाओ उसका बुरा हाल नज़र आता है। उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखा रही हूँ कि पूरे कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमारतें हैं, सब कुछ गैर कानूनी है। खरबों रुपए का बजट है और कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं हैं कि शहर को कैसे चलाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सड़कें, फुटपाथ तबाह हैं, कोई सब्जा नहीं है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश होती है और ये शहर डूब जाता है। माजरत के साथ एजी साहब, ये कोई तरीक़ा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा और ये सवाल किया, क्या इस तरह से शहर चलाए जाते हैं? सड़कें टूटें, बच्चे मरें, कुछ भी हो, ये कुछ करने वाले नहीं। यही हाल सिंध हुकूमत और यही हाल वफाकी हुकूमत का है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर कम अज़ कम लोगों के काम तो करें। अगर आप लोगों को सर्विस नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में कहा कि दुनिया भर से कर्ज लिया जाता है, खरबों के पैसे होते हैं, खरबों की इमदाद आती है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? एक पैसे का यहाँ पर काम नहीं हुआ। दूसरे सूबों को भी देखें, जाकर कुछ करें तो आप लोग, आप शहरियों को सज़ा दे रहे हैं, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये हाल कुछ नया नहीं है और जाहिर है इस पर कई दफ़ा बात भी हो चुकी है और आज भी हम अपने प्रोग्राम में इसी मौजू को उठाएंगे और ज़रा कराची की सूरत हाल भी नाजरीन जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं कराची के बारे में वो कुछ अलग नहीं है, वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो शहर में जो इंतज़ामिया की नाअहली है, इसने कराची शहर को एक कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और इसी वजह से कमीसो गोट एक जगह है जहाँ के लोग, जहाँ के मकीन इस कचरा और इस गंदगी से बेहद परेशान है। हमारी नुमाइंदा हैं नॉर्थ कराची कमीसो गोट से मरियम हसन, उनसे जानते हैं कि यार क्या सूरत हाल वो देख रही हैं। जी मरियम। हुकूमत की नाअहली के सबब जो है इस वक्त कराची से कचराची बन चुका है और कराची में जा बजा गंदगी के ढेर हैं और उसके साथ साथ कचरा जो है ना उठाने के सबब वो सड़ रहे हैं, वहाँ से बदबू उठती है जिसके सबब मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज भी जो हैं वो फैल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खमीसो गोट में, नॉर्थ कराची का ये इलाका है। कैमरामैन साजिद कमाल अगर मनाविर दिखा सकें तो रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में कचरे के ढेर यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा जो है बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो गलियों में खेलते हैं और जो राहगीर हैं उनको भी जो है यहाँ से सफ़र करने में जो है मुश्किलात का सामना है। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइएगा, क्या आपने यहाँ के हवाले से कंप्लेंट्स नहीं की और अगर कंप्लेन की भी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी है? कंप्लेन तकरीबन 20 सालों से मामलाते हैं। 20 सालों से तकरीबन हर इलाके वाला सामने जितने भी दरवाजे हैं सबको परेशानी है, बदबू का बायस बन चुका है और कंप्लेन करते हैं, उसके बिना हमें आसरा दिया जाता है। गाड़ी आ रही है, बोलते हैं यूसी में जाके जब हम कंप्लेन करते हैं उसके बावजूद हमारे को खाली तसल्ली दी जाती है, मामला हल नहीं होते हमारे। अच्छा, इलाके में क्या मुश्किल आते हैं? देखिए, राहगीर को गुजरना मुश्किल है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ये इस कचरे की निस्बत सेवरेज लेन का निज़ाम ख़राब है और इलाके से हमसे परेशान है, इसका हल कराए मसला हमारा। यकीनन
इलाका मकीन का भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है इस कचरे के सबब। बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हैं वो फूट पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कचरे के सबब सीवरेज लाइन्स जो हैं वो भी चौक हो रही हैं, जिससे इनके मसाइल में जो है दुगना इजाफा हो रहा है। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर एक्शन ले और आकर जो है इसको यहाँ पर साफ़ करे, और उसके साथ साथ एक दफ़ा नहीं बल्कि मुस्तकिल यहाँ की सफाई के लिए कोई इंतज़ाम। शुक्रिया मरियम। ज़ाहिर ये तो एक इलाके की बात थी, लेकिन एक सूरत हाल नाज़रीन कुछ इस तरीके से भी है कि डंपर एसोसिएशन की हड़ताल के बायस कई इलाकों का कचरा उठाया ही नहीं जा सका है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल सैफी कॉलेज के करीब भी है, वहाँ से हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। ये कॉलेज है सैफी कॉलेज, बड़ा मशहूर कॉलेज है कफ़ील, यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? इस वक्त जो है वो डंपर एसोसिएशन की हड़ताल है, जिसके बायस कराची में जो है वो कचरा नहीं उठ रहा। अगर आप देख सकें, मैं सैफी कॉलेज के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। कचरों के ढेर लगे हुए हैं, अंबार हैं, सड़कों तक फैला हुआ ये कचरा और ताफुन का बायस बन रहा है। ये यहाँ पे इलाका मकीन। अरसलान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमसी से गुजारिश है, सरकार को हमारे पे ध्यान देना चाहिए। कचरा फेंकने की जगह नहीं है, रोड पे आ गया कचरा। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ और मज़ीद बहुत तंगी होती है। बाज़ों का ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, कचरे के ऊपर से गाड़ियाँ ले जानी पड़ती हैं हम लोगों को। ये कचरे से गाड़ियाँ ले जानी पड़ती हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो आयद कर दिया है, जिसके बाद उसको फौरी तौर पर जो उनका कहने की टैक्स को वापस लिए जाए, वरना हड़ताल जारी रहेगी। और कराची में जो कचरे के ढेर हैं। बहुत शुक्रिया आपका कफ़ील अहमद। ये है नाज़रीन कराची शहर के कुछ इलाकों की सूरत हाल। ज़ाहिर है बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ आप रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ बहुत सारे और भी कराची के शहरी बसते हैं, जहाँ गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन इस पर ना ही तवज्जो वफाक की है और ना ही सिंध की। अफसोस की बात है कि एक दूसरे को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है। बहुत सा बजट फंड्स दिए गए हैं और तकरीबन इन 3 सालों में कराची तरक्याती पैकेज के तौर पर 30 अरब रुपए मुख्तस भी किए जा चुके हैं, और खुसूसी पैकेज के अलावा माहाना KMC को 50 करोड़ रुपए अलग दिए जाते हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं नज़ीर लगारी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, कराची स्टूडियो से ही मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नज़ीर लगारी साहब, आपकी ही इजाज़त से मैं चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सबसे पहले आए, क्योंकि ज़ाहिर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। पहला सवाल ही सिंध हुकूमत से हो रहा है और ख़ास तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप भी कराची में रहते हैं, आप भी जानते हैं बहुत मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जिस पर एक दूसरे को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर क्या कहते हैं, लेकिन जो सूरत हाल मैंने कुछ इलाकों की आपको बताई वो आपको उससे ज़्यादा पता होगी। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहे हैं काम? देखें सुनिए, पहली तो बात ये कि थोड़ा सा अगर हम फैक्चुअली देखें तो कराची की जो क्राइसिस रहा है वो कोई आज का नहीं है, बहुत एक ज़माने से रहा है। और KMC के जो मामला थे वो काफ़ी हद तक अबतर होते जा रहे थे। लेकिन अब आपने देखा जिस तरह मुर्सा वहाब साहब ने चार्ज संभाला है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो ही इज़ वर्किंग 24/7। वो जितने भी आपके पार्क्स थे, जितने भी आपके जो एरिया से जहाँ पे सीवरेज के इशूज़ थे या रोड्स की कारपेटिंग के इशूज़ थे, ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। तो सिंध गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन कराची, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये जो आपने भी कुछ स्निपेट्स दिखाई हैं, वीडियोस दिखाई हैं, इनके हवाले से तो देखिए कि एक टेम्प्रेरी इशू है कि यहाँ पे इन्होंने कोई हड़ताल की है डंपर माफिया ने, तो आई एम श्योर कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसको पुटअप करेंगे, इस इशू को हाईलाइट करके कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल आप देखें तो कराची में बहुत सारे काम हुए भी हैं। अगर आप उनको पॉजिटिव तरीके से देखें, जितने भी आप कोरंगी 9000 रोड देखें, आप ये मनोरा में जो हम एक ज़बरदस्त किस्म का एक लोगों के लिए जो रिजॉर्ट्स टाइप बना रहे हैं जहाँ पे फैमिलीज़ आके अपना टाइम स्पेंड कर सकती हैं। उसके अलावा फैमिलीज़ यहाँ पर सुकून से रहेंगी ना, अच्छा टाइम भी यहाँ वहाँ जाके स्पेंड करेंगी ना। असल बात यह है कि आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जब कराची में अभी बारिश हुई 2 रोज़ की, तो जो मेन चौराहे थी वहाँ से बिल्कुल पानी निकल गया, लेकिन गलियों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। वो पानी गटर के पानी से मिल चुका है। मैं खुद ऐसे इलाकों का विजिट करके आई हूँ मुस्तफ़ा साहब, जहाँ पर हमेशा का मामला है, टेम्परेरी इशू नहीं है, ये हमेशा का मामला है। देखें, इस पे थोड़ा सा हमें ज़ाहिर है एक जादू की छड़ी तो हमारे पास भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल कराची के लोगों को रिलीफ। जादू की छड़ी ना ही सिंध हुकूमत के पास है, ना ही वफाकी हुकूमत के पास है, लेकिन जादू की छड़ी ना हो, एटलीस्ट ऐसी छड़ी हो जो मामला हल करवा दे। लगारी साहब,
कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का इजलास होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ घंटों के लिए कराची आते हैं, वो कुछ ही घंटों के लिए आते हैं, बहुत अरसे बाद, लेकिन उसमें सिंध हुकूमत की कोई नुमाइंदगी नहीं होती। बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन बातें ये की जाती हैं कि हम इनको नहीं देंगे, हम खुद खर्च करेंगे। अक्टूबर में एक प्लान होता है, आज ग्रीन बसें आ गई, उनके लिए रूट्स नहीं, हमने कुछ ही दिन पहले अपने प्रोग्राम में ही बात की थी। प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, कराची के मसाइल हल क्यों नहीं होते हैं लगारी साहब? कभी कभी होता है कि हम सुनते थे कि रोशनी तबाह तो बरमन बलाशुदी, कि अपने मिजाज की रोशनी जो है आदमी पर खुद एक बला बनकर गिरती है। कराची शहर का हुस्न और कराची शहर का जो बहुत बड़ा उसका एक हुस्न ये है कि वो पाकिस्तान को चलाता है, और पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो कराची में होता है सबसे ज़्यादा। कराची की एक एक मार्केट आप जाकर करें मुकाबला, उसका पूरे सूबे इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना कराची के एक एक मार्केट कंट्रीब्यूट करती है, या कम से कम पूरे डिवीज़न इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना कराची का एक मार्केट, एक जगह जो है, लालू खेत की मार्केट है, हैदरी की मार्केट है। अगर इनके रेवेन्यूज़ का अंदाज़ा लगाएं तो पूरे शहरों में ऐसा नहीं होगा कि रेवेन्यू देता हो। कराची शहर रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची शहर रेवेन्यू तो तब तक दे सकेगा ना जब उसके अपने हालात होंगे। अब सूरत हाल ये है कि कराची में जहाँ सनती इलाके हैं वहाँ सनतें तो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की कोई चीज़ नहीं। अगर वहाँ सड़क पर लोग जाएं, अगर माल तैयार पड़ा है और उठाकर ले जाया जाना है तो नहीं ले जाया जा सकता है, और अगर ले जाया जाएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसके अलावा कराची में आबादी है, लेकिन आबादी तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कराची में लोगों के पास रोज़गार के वो वसी मौके नहीं रहे हैं जो माजी में हुआ करते थे। कराची शहर की ओनरशिप लेनी थी उन सियासी जमातों ने जो कराची से वोट लेते रहे हैं, और वोट नहीं भी लिया है। अगर सूबे का इक़्तिदार है उनके पास तो ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसने यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें और लगभग 22-23 सीटें सूबाई असम्बली की ली हैं। पाकिस्तान यहाँ से हैं, गवर्नर सब यहीं से हैं, लेकिन कराची को वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने जितनी बातें की हैं और जिस तरह से उनके ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ये ऑब्जर्वेशंस इनके गुज़श्ता जब भी कराची में होते हैं और जब भी कराची में किसी केस की कराची रजिस्ट्री में समाअत हो रही होती है तो ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं। जनाब चीफ जस्टिस ने एक ख़ास इलाके में कहा था कि यहाँ शादी हाल गिरा दिए जाएँ, नहीं गिराए गए। चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक शारा फैसल पर एक मार्केट तामीर हो रही है और उस मार्केट की तामीर के बाद पूरा फ्लो ट्रैफिक का रुक जाएगा और वो बहुत ही मसला पैदा होगा, लेकिन ज़ाहिर है उसकी तामीर जो की त्यों हो रही है। हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कराची में होते हुए, लेकिन अब कई मसाइल हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है एक दायरा कार में काम करेगा। या ख़ुद अपने विजडम से भी फैसला करेंगे तो ज़ाहिर तमाम इशूज़ को पेश नज़र रख कर करेंगे। अच्छा, उनके नतीजे में जो कार्रवाई होती है और आली मर्तबा चीफ जस्टिस के फरमान पर कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन उससे लोग मुतासर हुए हैं और एम्प्रेस मार्केट के मुतासरीन का रोज़गार का क्या बना हमें नहीं मालूम है। ये जो लाइट हाउस के पास एक बहुत बड़ा कारोबार जो वो सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि मुतासरीन की बहाली का काम सिंध हुकूमत का है, ये उसी हवाले से आज केस था और उसी में ये कहा गया है कि आप रिपोर्ट पेश करें जो लोगों के मकान गिरे हैं, घर गिरे हैं, जो ज़ाहिर गैर कानूनी थे, उनकी बहाली अब सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन एडवोकेट जनरल का ये कहना है कि ज़ाहिर जो महदूद वसाइल हैं उसी में काम किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, लेकिन आवाम भी तो मजबूर नज़र आती है ना। आवाम क्या करे? वो आवाम जिसने वोट दिया और ऐवानों तक पहुँचाया सियासतदानों को, चाहे वो सिंध का ऐवान हो या वफाक का ऐवान हो, लेकिन उनको लगता है कि ये दोनों ही हमारा काम नहीं कर सकते। मैं एक सरकारी अफसर की आपको बात बताता हूँ। जी बिल्कुल बताएं। वो फरमा रहे थे कि जनाब फलां पार्टी ने इतनी इंक्रोचमेंट की, फलां पार्टी ने इतनी इंक्रोचमेंट की और ये इतनी इंक्रोचमेंट, बहुत बड़े अफसर थे वो बैठे। अच्छा, जिस जगह पर वो बैठे थे वो भी इंक्रोचमेंट थी, यानी जहाँ उनका दफ्तर था वो भी इंक्रोचमेंट थी। अब आप क्या करेंगे? यानी जो सरकारी दफातर बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं,
आपके शहर के कितने थाने, तकरीबन सारे थाने, चंद एक थाने होंगे जो अपनी जगह पर बने होंगे, बाकी सारे इंक्रोचमेंट पर बने हुए हैं। बहुत से सिक्योरिटी इदारे इंक्रोचमेंट की जगह पर बैठे हुए हैं। अब क्या करें, यानी जगह जगह पर इंक्रोचमेंट्स जो हैं उनका क्या किया जाए, वो हैं और रास्ता रुकता है, चीज़ें मसाइल पैदा होते हैं, तो भी ऐसा है। जिन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई वो ये था कि लोगों की कोई एक्टिविटी तो हो। इतनी बड़ी आबादी के शहर में एक भी तफरीही सरगर्मी नहीं होती है, और जाते हैं लोग। अच्छा, कितने लोग हैं जो पोर्ट ग्रैंड पहुंच सकेंगे और वहाँ जाकर जब पार्क्स पर घर तामीर होंगे, जब यहाँ पर गैर कानूनी इमारतें बनाई जाएंगी, वहाँ पर लोगों को बसाया जाएगा, जो लोग बसा रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, जब उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो ये तो ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब, फिर क्या करे आवाम, किसके पास जाए? अगर 13 साल से हुकूमत यहाँ पर है, उनके पास नहीं जाए, वफाक से नहीं पूछे, तो फिर किससे पूछे, किससे बात करें? मैं प्रोडक्टिव बात करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि हम ब्लेम गेम से बाहर निकल जाएं, और मैं एज पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी मैं यही कहूँगा कि हम ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं। कराची की आवाम अब ये बर्दाश्त शायद नहीं कर सकेगी कि हम इल्ज़ाम तराशी करते रहें, लेकिन उसके लिए मिल के बैठना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ और आके गवर्नर हाउस से बाहर ना निकलें, और CM जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उसको लूप में ना लें, उससे रब्ता ना रखें। फंड्स का क्या मसला है? फंड्स, कितने फंड्स अब तक 3 सालों में आपको मिल चुके हैं? देखें, फंड्स अगर मिलते हैं तो फंड्स कोई हमारे जेब में तो नहीं जाते। ज़ाहिर है फंड्स में आपके हेल्थ सेक्टर है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और इसके अलावा आपकी बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, तो उनमें अगर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो ब्लैक एंड वाइट पे है। कोई हमारे कोई हम आप मुझे कोई ऐसा सरकारी अस्पताल बता दीजिए या ऐसा सरकारी स्कूल बता दीजिए जहां मैं अपने बच्चों को ले जाऊं। देखें, जो ट्रॉमा सेंटर है इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ पे जो मुर्सावाब साहब ने बात की थी, जिसको बहुत एक नेगेटिवली लिया गया, इन्होंने PTI वालों ने इसको इशू बनाया, वहाँ पे आई हैव प्रूफ कि वहाँ पे इंटरनेशनली आपके जितने पेशेंट्स हैं वो आते हैं आपके। जी बिल्कुल, आई हैव प्रूफ आपके ये नहीं, वो मैंने देखा है कि वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है, और उसकी 7-8 मंजिला बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा। और वहाँ पर जो इलाज होता है वो बहुत मयारी होता है, और वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। और इसी तरह से गंबट का जो लिवर प्लांट, लेकिन हम कराची की अभी बात कर रहे हैं। हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची के अंदर ज़ाहिर सिविल अस्पताल की एक्सपेंशन हुई है, और वहाँ पर जो सिंध यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसकी बड़ी वो है, और वहाँ पर जो उसके पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस के, उनका इलाज भी होता है, और इसके यूरोलॉजी का भी होता है। तालीम पर आपने कहा, तो मुझे ये बता दें मुस्तफ़ा साहब, कराची में ऐसा कौन सा सरकारी स्कूल है जहाँ मेरे आपके बच्चे पढ़ सकते हैं? देखें, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ वाइज साइबर नाइफ सिस्टम जो हम यहाँ पे कराची में ही अवेलेबल है, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर की इलाज होता है, जो कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक आम बंदे के लिए आखान में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करना इट्स विल बी वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिनको भी हाईलाइट मेरे ख्याल में मीडिया में होना चाहिए। आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, तो मैं मेरा जो हल्का है, मेरे वाले साहब का जो हल्का है, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्कूल है जिसको मतलब जहाँ पे मैं अगर शायद मेरे बच्चे हों तो मैं उनको भी वहीं पे पढ़ाऊं। अच्छा। तो आप जाहिर है अब वो, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ड्रम नहीं करते अपनी चीज़ों को, हम अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा उछालते नहीं है जैसे PTI वाले अगर कुछ ना भी करें तो वो शोर ज़्यादा मचाते हैं। हम बेसिकली परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा पैरामीटर है इलेक्शंस। आप देखें ना, 249 में अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं दी कराची में, तो कराची ने क्यों हमें वोट दिया? हम क्यों जीते? फेयर इलेक्शन होते हैं, यहाँ तक फेयर इलेक्शन है। देखें, हम देखें इलेक्शन कमीशन पे तो एतराज़ात PTI उठा रही है, फवाद चौधरी साहब, और 2018 के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। देखें, अब एतराज़ तो हर इलेक्शंस पे कहीं ना कहीं होते हैं, हमने खुद फेस किया है। मेरे वाले साहब 60,000 वोट लेके इलेक्शन में आप जीत के आए हैं सिंध में। नहीं, देखें एग्जैक्टली, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे इलेक्शंस में RTS सिस्टम एक हुआ है जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क रेज हुआ था, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। 249 की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं ओवरऑल इलेक्शन की बात कर रही हूँ। दी ओवरऑल इलेक्शंस में कहीं ना कहीं तो जाहिर है रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन जो इस वक्त PTI जिस तरह इलेक्शन कमीशन को एक सैबोटाज कर रही है और एक पार्टी बना रही है, दैट इज रॉन्ग। आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह, अगर यही काम हम ये काम तो बिल्कुल गलत है, इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये, आपने पॉइंट रेज किया ना कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो आवाम हमें वोट ही ना देते, नहीं हमें चूज करते। तो 2018 के इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगाया अपोजिशन ने, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो जो सिंध में हुकूमत है तो वो भी क्वेश्चन मार्क है।
देखिए 2018 के इलेक्शन में सिर्फ पीपल्स पार्टी ने रिजर्वेशंस नहीं उठाई थी, एमक्यूएम ने भी रिजर्वेशंस उठाई थी, लेकिन एमक्यूएम पीएसपी ने भी रिजर्वेशंस उठाई थी। देखिए नहीं, एक बात एक फैक्ट है, आप सारी पार्टीज को भी उनके भी मौक़िफ़ ले सकती है ना, कि सिर्फ एक हम तो नहीं बोल रहे, चले हम बोल रहे तो हम शायद हो सकता है आपको यकीन ना आए, लेकिन एमक्यूएम हो, पीएसपी हो और नून लीग हो, इन सब ने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उठाई थी। इस इलेक्शन की धांधली रोकने का तरीका हुकूमत के पास फिलहाल ईवीएम है, और हुकूमत ये समझती है कि ईवीएम के जरिए इस धांधली को रोका जा सकता है, जो कि ज़ाहिर आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है। लगारी साहब, ये मामला भी वैसे ही कि वैसे अटक गया है, और फिर वहाँ बात आकर रुक जाती है कि जी कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। मेरे ख्याल में कल की मीटिंग अच्छी रही है, जो असद कैसर साहब के साथ मीटिंग हुई अपोजिशन की, और अपोजिशन ने कुछ पेशरफ दिखाई है। मैं हम समझते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए, और हमें इसको ओवर क्रिटिसाइज हमें नहीं करना चाहिए। हुकूमत का तर्ज़-ए-अमल जो भी रहा है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बेहतर अंदाज से मामले को लेकर चल रहे हैं सही। और हम उम्मीद करते हैं कि देखें ना, हुकूमत हरधर्मी से काम ले। सर मैं इस पर आके बात करती हूँ, कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि ब्रेक जा रहा है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। ज़रा ईवीएम पर आज वज़ीर आज़म का बयान भी सामने आया है, वो ये समझते हैं कि ये वो माफिया है जो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो। अब ये माफिया कौन है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले कराची की सूरत हाल पर मैं गुफ्तगू कर रही थी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया हलीम साहब आपके वक्त का। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, ज़ाहिर है ये नए नहीं हैं। कराची में जिस तरीके से कचरे के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है। आखिर मसला क्या है हलीम आदिल शेख साहब? कराची का मामला हल क्यों नहीं होता, मिलके काम क्यों नहीं होता? मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा सवाल है जो कर दिया जाता है हमारे एंकर्स की जानिब से भी कि मिलके सामान क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता। मिलके काम करने के लिए हमने 1100 अरब का एक प्रोजेक्ट्स का अनाउंस किया, जिसमें वज़ीर आला साहब सीएम हाउस तशरीफ़ लाए, उनकी मौजूदगी में अनाउंस हुआ। उसके अंदर 5 प्रोजेक्ट्स हमारे ज़िम्मे आए थे, जिसमें नालों की सफाई थी, बड़े नालों की, 3 बड़े नालों की, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला। उन नालों का हमने काम स्टार्ट किया और हमने 98% जो उसकी सफाई है, जिसमें से 11 लाख टन कचरा निकाला गया और नालों की सफाई हो गई। 35 अरब का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें 54 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बननी है, 47 किलोमीटर की 12 से 15 फीट की रोड बननी है। ये 35 अरब का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 240 मिलियन दे दिए गए सिंध हुकूमत को किराए की अदायगियों में, कि जो इन्होंने इनको अदायगी करनी थी। तकरीबन 35 करोड़ दे दिए गए सिंध हुकूमत को, कि जो के इलेक्ट्रिक, गैस और जो लाइनें ख़राब हो रही थी उसके हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए। लेकिन इनकी बहाली का काम सिंध हुकूमत के ज़िम्मे था, ज़ीरो जो मुतासरीन की बहाली थी। इसके अलावा 500 छोटे नाले और 41 बड़े नालों की सफाई भी सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे थी, ज़ीरो। अब आ जाते हैं ग्रीन लाइन, हमने कर दिया, खुद हमें करना था, हमने कर दिया। K4 जो इन्होंने नहीं किया था हमारे हवाले हुआ, रमदा वापडा उस पर काम कर रहा है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके अलावा हमारी KCR, उसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं इस महीने में। इसके महीने बाद हमारा फ्रेट टर्मिनल हो जाएगा। ये 5 काम हमारे ज़िम्मे थे। अब सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मे के जो काम थे, आज अफसोस की बात देखिए कि इन्होंने जो इनके 450 अरब के काम थे, कराची से, इस शहर कराची से 90% ये शहर इस सूबे का रेवेन्यू जनरेट करता है, 67% वफाक का। आज कह रहे हैं कि जी हमें नाले साफ़ करने के लिए, वो पैसे इनकी आबादकारी के लिए बहरिया के पैसे दे दिए जाएँ। मतलब क्या अफसोस की बात है। आप ये अरबों रुपए 270 अरब यहाँ से इकट्ठे करते हो सिंध गवर्नमेंट, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें 10 अरब के लिए भी बहरिया के पैसे, जो इनकी चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी रिकवर की, चोरी रिकवर करने के बाद कह रहे हैं वो पैसे हमें दे दो। बात यह कि हम साथ मिलके हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब क्या जो इन्होंने, हम इनके हिस्से के काम में रोडें इन्होंने ठीक करनी थी, कचरा इन्होंने उठाना था, ढाबे जी से आगे लाइनें K4 के बाद इन्होंने डालनी थी, 500 नाले, 541 नाले इन्होंने छोटे साफ़ करने थे, वो भी हम कर लें। वफाक अपने हिस्से का काम कर, अब ग्रीन लाइन बसें पहुँच चुकी हैं, अब ऑरेंज लाइन भी हम बना दें क्या?
ऑरेंज ग्रीन लाइन आ गई, ऑरेंज लाइन को भी 5 साल हो गए हैं, अभी 3.9 किलोमीटर का ये उसमें पूरा नहीं कर सके, उसका ट्रैक नहीं बना सके। हमारा 20.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया, 40 बसें आ गई तो हलीम आदिल शेख साहब, ये सवाल इसलिए किया जाता है, आपने कहा ना कि एंकर करते हैं कि मिल के क्यों नहीं, अभी आपकी पूरी गुफ्तगू में यही बात थी कि हमने ये कर लिया, इन्होंने ये नहीं किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिस पर एक इजलास होता है, वज़ीर आज़म शिरकत करते हैं, सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं होता। जब बात करते हैं कि जी मिल के काम करना है, तो मिल के काम ना आप करना चाहते हैं ना सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड्स नहीं दिए जाते, हम कहाँ से पैसा लाएं, आप कहते हैं फंड्स दे दिए गए हैं। अब इस जंग में जो पिस रहा है ना, वो पिस रही है आवाम, और सारा उसका ही जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। वो आवाम क्या करे जिसने वोट दिए? ये बताइए 1400 अरब का बजट किसका है इस दफ़ा, किसने अनाउंस किया है? बिल्कुल 850 अरब NFC के अवार्ड के थ्रू यहाँ इनको मिले हैं, किसके पास आए तो हैं? क्यों नहीं मानती? पिछले 13 साल में 8900 अरब किसके पास आए हैं? नहीं, सिंध हुकूमत नाअहल है, करप्ट है, चोर है। आज कह दिया ना, शेम ऑन यू सिंध हुकूमत। मैं कहता हूँ शेम ऑन सिंध हुकूमत। आज मैं कहना चाहता हूँ इनकी गेम ऑन है, करप्शन की, इनकी चोरी की गेम ऑन है, लूट मार की गेम ऑन है, कराची को कचरा कुंडी बनाने की गेम ऑन है, डेस्क चोरी की गेम ऑन है, वैक्सीन ना देने की गेम ऑन है, दवाइयाँ ना देने की गेम ऑन है। इसीलिए कहते हैं शेम ऑन यू सिंध हुकूमत। बहुत अजीब बात है ना, हम अपना सारा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसे नहीं, कौन से पैसे चाहिए इनको? 1400 अरब का बजट इनके पास है, NFC के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं, टैक्स ये कलेक्ट कर रहे हैं, कौन से पैसे चाहिए? पूछते हैं, बता देना मुर्तज़ा वहाब। एक अजीब तमाशा उन्होंने बनाया हुआ है, हर चीज़ मिल रही है, NFC से हर साल पैसे मिलता है इनको, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। एक ड्रामा इन्होंने झूठ का लगाया हुआ है, काम नहीं करते हैं ग्राउंड के ऊपर, चोरी में करते हैं। आज इनको हर क्यों कहा, आज चीफ सेक्रेटरी को सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने कहा शेम ऑन सिंध हुकूमत, इसलिए कि चोरी करते हैं। बात यह कि देखिए गधा घोड़ा बराबर नहीं होता, हमें जो है हम उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम है, गटर इन्होंने साफ करने हैं, पानी इन्होंने देना है, नाला इन्होंने साफ करना है, अस्पताल इन्होंने बनाने हैं, स्कूल इन्होंने बनाने, 18वीं तरमीम है। वफाक कर रहा है, बढ़कर कर रहा है, ये दुश्मनी कर रहे हैं कराची से। मतलब आज कहते हैं 10 अरब बहरिया के पैसों में से दे दो, 10 अरब नहीं निकाल सकते शहर के लिए, जो आपके जिसके ऊपर मजे कर रहे हैं, जिसके पैसों के ऊपर 10 अरब नहीं निकाल सकते शहर कराची के लिए। बिलावल बड़े बड़े मीटिंगें करता है, चक्कर लगाता है, वो कहते हैं के इलेक्ट्रिक से पैसे लेके दे दो। मतलब कराची से पैसा 90% पूरे सूबे को शहर से जाता है, 10 अरब के लिए वहां से चाहिए हमें। ओमनी को इन्होंने सैकड़ों अरब दे दिए, ओमनी ग्रुप को बांट दिए। नूरियाबाद पावर प्लांट, ये प्लांट, शुगर मिल की सब्सिडी दे दो, ये दे दो। कराची शहर के जब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग मांगते हैं तो कहते हैं ओमनी बहरिया के चोरी के पैसा वापस लाओ, उसमें से देंगे। मैं भी कहता हूँ शेम ऑन सिंध हुकूमत। सही, आपका पॉइंट आया, आप कह रहे हैं कि ये दुश्मनी है जो निकाली जा रही है। पॉइंट टेकन। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन लगारी साहब, आपने देखा सिंध हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़, आखिर मसला है कहाँ? मसला इसी के बीच में है, इसी के दरमियान है मसला। ये जो ग्रीन बस की लाइन है, ये यहाँ तक 2018 से पहले कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ तक अब पहुँची हुई है, यानी नुमाइश तक, और वहाँ से चली थी ये सुरजानी टाउन से। ये हमारे सामने की बात है, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है, उसके बाद नहीं हुआ ये मामला। और अब इसके अंदर जितनी और बननी है चीज़ें, जिनको मज़ीद किया जाना है, वो अभी तक नहीं हुआ है। ये हमें बताया गया था कि जून में इसका इफ्तिताह होगा, फिर जुलाई में इसका इफ्तिताह होगा, फिर सितंबर, और अब सितंबर का आखिर है, बसें आ गई हैं, लेकिन अभी रूट नहीं चल रहा है और इसके चलने के अभी तक कोई इम्कान नहीं है। ये अक्टूबर का कह रहे हैं, लेकिन दिसंबर तक भी शायद ये ना चल सके, इसलिए कि आगे नुमाइश कैसे ले जाएंगे। यहाँ से नुमाइश से लेकर नुमाइश के बाद ये तिब्बत सेंटर, फिर तिब्बत सेंटर से आगे जो है वो साइड मंजिल, वहाँ जामे कलात, फिर बॉल्टन मार्केट, और फिर टावचने में एक उम्र चाहिए कि कैसे यहाँ पहुँचेंगे और किस तरह से ये ट्रैफिक को वहाँ ले जाकर इस तरह स्मूथ ले जाएंगे कि वहाँ चला जाए। क्योंकि आगे तो इनके लिए और भी मसला नहीं है, क्योंकि ये तो 1 वे हो जाएगी जामे कलात मार्केट के बाद, और 1 वे ले जाना जो है इसका, लेकिन जब वापस आ रही होगी वो बसों का ट्रैफिक, तो उसको डबल करना पड़ेगा। और क्या इतनी गुंजाइश है कि ये कर सकें? मेरे ख्याल में एक ये प्रोजेक्ट जो है अनाउंस भी गवर्नर हाउस में किया था नवाज़ शरीफ ने, और उन्हीं के दौर में ये
यहाँ तक नुमाइश तक आ गया था। अब आगे जो काम है वो कब होगा और कैसे मुकम्मल होगा वो हमें मालूम नहीं है। सिर्फ बातें होंगी, लगता ये है कि सिर्फ बातें होंगी, काम और नहीं होगा। दूसरा ये है कि बहरिया के अगर पैसे हैं, हाँ, तो अगर ज़मीन के पैसे लिए गए हैं तो फिर तो वो सिंध की ज़मीन है और सिंध को मिलने चाहिए। मुझे इस पर बात नहीं करनी है कि ये पैसे किसके हैं, किस तरह लिए गए, कैसे वो दे रहा है और क्या उसका मामला है बहरिया का। हम ज़ाती मसाइल लेकर नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अब तक मुतासरीन हैं बहरिया के, जिनके जो ज़मीन उनके पास थी नहीं, उनकी ज़मीन उन्होंने लोगों से पैसे ले लिए हैं और वो वापस करने को कहते हैं कि तो लोग वो कहते हैं कि जी आपको 100 रुपये में से 40 रुपये वापस देंगे और वो भी चेक दे दिए जाते हैं और बाउंस हो जाते हैं। ये ज्यादती है ना, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलें, और किसी बात पर बात ना हो, लेकिन एक बात पर बात होना बहुत ज़रूरी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर बात नहीं हो पा रही है। कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त और हिलजुल हमें दिखाई ज़रूर दी है, लेकिन सवाल अभी भी एक बहुत बड़ा है कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी क्या? इस पर आईनी तरमीम होगी क्या? वाकई एक मुश्तरका कंसेंसस हो पाएगा कि जी हाँ बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है धांधली का दरवाज़ा रोकने के लिए? गुलाम मुर्तज़ा, ज़ाहिर बातें तो हो रही हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी ये माफिया है जो ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए, क्या खबर है आपके पास? कहाँ तक बात पहुँच रही है अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये ठीक है कि नई टेक्नोलॉजीज़ का जो इस्तेमाल है वो हर हवाले से होना चाहिए और इसको बाकी सियासी जमातें भी वेलकम करती हैं, लेकिन कुछ ज़िद नहीं होनी चाहिए किसी भी हवाले से। जो ज़िद पकड़ ली गई है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के चंद वज़रा की जानिब से, और जो रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हम शिद्दत पसंदी को कहते हैं कि ये ज़हर कातिल है हमारी पॉलिटिक्स में, और गाली का कल्चर जो है वो ज़हर कातिल है। अब तो गाली से आगे आग लगाने की बात हो रही है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो जो आज एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी उसमें काफ़ी अहमियत की हामिल चीज़ें थी और अरबों रुपया चाहिए है इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए और लगाने के लिए। चलें, फंड्स वफाकी हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देगी, लेकिन एक इलेक्शन जो 20-21 अरब रुपए में कंडक्ट करवाया जाता है, जिस तरह जनरल इलेक्शन 2018 था, और उसके बाद आपको अगर 300 अरब रुपया चाहिए या 400 अरब रुपया चाहिए, तो फिर उसके बाद अगली जो स्ट्रेटजी है कि इन मशीनों को संभालना है, इनकी सिम अगर चेंज कर दी जाए तो क्या वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे, जहाँ जहाँ मशीन में ख़राबी होगी फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए से या जहाज़ के ज़रिए से वहाँ पहुँचना होगा। इसके साथ आपको जो आईटी सपोर्ट है उसके लिए हज़ारों आईटी ग्रेजुएट्स, आईटी के नौजवान चाहिए होंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट फ्राहम कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी ये फ्रेम और ना सिर्फ ये बल्कि देही इलाकों में वो लोग जो कि अभी इस टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको भी अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अली मादिल शेख साहब, हुकूमत या अपोजिशन जिद क्यों बांध के बैठी है? अपोजिशन कहती है बात नहीं करनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, हुकूमत कहती है इलेक्शन कमीशन हो गया, अपोजिशन हो गई। ये इलेक्शन कमीशन बी पार्टी अपोजिशन की, ये माफियाज हैं जो चाहते नहीं है ईवीएम इस्तेमाल हो। लेकिन टेक्निकली ये मामला कैसे करना है? ये एक मशीन है, इसका इस्तेमाल कंटोनमेंट के इलेक्शन में किया जाता, ज़िमनी इलेक्शन में किया जाता, तरीक़ेकार को हर एक बंदे को बताया जाता। इस पर हुकूमत काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, काम जो है वो करने के नहीं कर रही, लेकिन जी अलीम साहब, मैं बताना चाह रहा था कि या तो ये हो कि जी आज से पहले जितने इलेक्शन हुए उन इलेक्शंस को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उम्मीदवारों ने दिल से कबूल किया हो, चले 5-10% कोई शिकायत आई हो, या तो ऐसा हो कि जी पुराना निज़ाम ठीक था और लोग इलेक्शन होते थे, कभी आरटीएस का रोना, कभी किसका रोना, कभी किसी का रोना, कभी किसी का रोना, आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी रोता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर हम किसी तरफ चले हैं और हमने खुले दिल से अपोजिशन को भी कहा हो देखो ईवीएम को चेक करो, इलेक्शन कमीशन ने बोला, लेकिन वो मैं ना मानूं की रट जो है उसने हमें नुकसान पहुंचाया। बात यह है कि अभी इस वक्त कैसे आपने फरमाया कि हम इसको कैंट इलेक्शन में या उसमें दीगर इलेक्शन में ले लेते, जब इलेक्शन कमीशन इसको अभी तक मान ही नहीं रहा और कोई कानून साजी नहीं हुई। लाजिम पुराने कानून पर तो इलेक्शन कमीशन तो अभी उस पर चलेगा जो कानून है उसके पास, हम कैसे इनको लगा देते? ये तो अगर कोई नई कानून साजी होगी
उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको पाबंद होंगे मानने के। हम एक अच्छे उससे कि जो हारे वो भी माने, जो जीते वो दिल से खुशी तस्लीम करे, एक बेहतर निज़ाम। दुनिया में बहुत सारी जो मुल्कों के अंदर ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम अच्छाई की तो सबको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ने तो तय किया है कि हमने जो काम करना है उसके ख़िलाफ़ जाना है। अब इसको कमेटीज़ बन गई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इसको समझने की कोशिश करेगा तो बात समझ में आ जाएगी, और टेक्निकली हम हर किस्म का इनपुट लेने को तैयार हैं, हम हर किस्म का मशवरा लेने को तैयार हैं, हम हर बात सुनने को और समझने को तैयार हैं। को ये बी पार्टी है ऑपोजिशन की, ऐसे जुमले क्यों बोले जाते हैं बुज़रा की जानिब से? कोई तो वजह हुई होगी ना, कहीं तो इस लेवल पे पहुंचाया होगा। वज़ीर एक अवामी नुमाइंदा होता है और बड़े वो सीनियर एक सोबर एक अच्छे वज़ीर हैं, कोई तो वजह होगी जहाँ से बदबू आ रही होगी कि पीछे से कोई मामला कुछ और है। लाज़मी बात यह है कि एक अच्छा काम की तरफ जा रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, अगर कहीं से पता चले कि उसके कुछ मेंबर कुछ लोग कहीं से उनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं और कोई सबूत पूरे पक्के ही होते हैं हमारे पास, तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है। लेकिन आज भी हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आए, बात करे, सब कुछ है। आज देखिए ना, आ गया ना ये न्यूजीलैंड की टीम वाला, क्या कुछ नहीं पता चल गया, वो भी वक्त के ऊपर सामने आ गया। आगे भी अगर कोई बात की है तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ आवाम के सामने लाई जाएगी कि किसकी डोर कहाँ से कौन हिला रहा था और क्यों कौन इन ईवीएम को इससे हट के बाहर निकलना चाह रहा था, इसकी मुखालफत कर रहा था, क्यों मुखालफत की जा रही थी, सब चीज़ है वक्त के ऊपर बताई जाएगी। हम आज भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन से आइए, बैठ के इसको हल निकालते हैं, मशवरा दीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ आइए, तब्दीली कराइए इसमें। ये नहीं हो सकता कि जी मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। मैं ना मानूँ की रट नहीं तस्लीम करेंगे। अगर कोई मशवरा होगा बेहतरी के लिए इंशाल्लाह 100% तस्लीम करेंगे। हमारी कोई अना का मसला नहीं है, कोई वो नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आइए मिल के सिस्टम को बेहतर करें कि जो वोट से जीते किसी और चीज़ से ना जीते। हम ये चाह रहे हैं, बड़े अच्छी ख्वाहिश से आए हैं, अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को पूरा करे। पॉइंट टेकन अलीम साहब, मैं चाहूँगी आप साथ रहिए। मुस्तफ़ा साहब, ये अगर आप लोगों के पास कोई हल नहीं है तो अगर हुकूमत एक हल पेश कर रही है तो ये मैं ना मानूं की रट क्यों लगाई है आप लोगों ने? देखिए सुमैया, ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको ख़तरा है डस्का की इलेक्शन की जो रिपोर्ट है, उससे रिपोर्ट तैयार है, उसमें इनके कत्ते चिट्टे खुलने वाले हैं। अब ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना रहे हैं और ये ईवीएम का, अच्छा इन्होंने अगर ईवीएम करना ही था तो भाई तीसरे साल क्यों लेके आए हो आप? ये आप जिस दिन आए थे आप वहीं से लेके आते, आपको पता था 2 साल में ये प्रोसेस पूरा हो नहीं पाएगा। लिटरेसी रेट पाकिस्तान की 50% से ऊपर है, नहीं आप किस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? गांव देहातों में कैसे इलेक्शन करवाएंगे आप? बात तो की जा सकती है ना, तो लेकिन मना कर देना देखिए ना, इनका तो ये तर्ज देखिए, हुकूमत का काम होता है। हुकूमत अगर हर चीज से ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आएगी, सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आएगी, बादशाहत बनाई हुई है इन्होंने, तरमीम के जरिए लेकर आ रही है। लेकिन आप पार्लियामेंट को वक्त उसकी जो है वो दें तो सही। आप बाकी पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स है, सिर्फ इन्हें नहीं इलेक्शन लड़ना है, हमने नहीं लड़ना, हमारा कोई स्टेक नहीं है। तो कहने का मकसद है, आप देखें ना, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 1970 से शुरू हुआ। नहीं सुबैया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में 1970 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट की वहां ने फेल कर दिया था, बिकॉज वहां पे रिजल्ट्स उसके काफी खराब आए थे। 40-50 साल हो गए उनको, तब जाके आज वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फाल है। आप कैसे कह सकते हैं मैं 2 साल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो अगले दफा के इलेक्शन में हो जाए, लेकिन बात तो हो ना आप। और अच्छा, आप पार्टी बनाते हैं एक इलेक्शन कमीशन को, चले ठीक है, पॉइंट टेकन लगारी साहब, बात होनी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए लचक दिखाए, अपोजिशन भी लचक दिखाए और इदारे के साथ बैठकर बात की जाए। लेकिन ये माफिया, ये एक जिद, एक अना, ये बातें क्यों हो रही हैं? अच्छा, चाहे इलेक्शन के लिए ये इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन आ जाए, जिनकी नीयत है धांधली करना, या जो धांधली करते हैं या जिन्होंने इलेक्शन को मैनेवर करना होता है, क्या वो अपनी नीयत से बाद आ जाएंगे? ये बताया जाएगा कि किसने कहा था, और पूरी दुनिया को खबर है कि हमने बनाई थी IGI और हम कट टू साइज़ करना चाहते थे एक पार्टी को। हम नहीं चाहते थे कि उस पार्टी को इक़्तिदार मिले और गैर मशरूत इक़्तिदार मिले, उसको हम ताकत उसकी कम करना चाहते थे। जब ये कहा गया कि हमने इसलिए एक पूरा ग्रुप बनाया, एक पूरा इत्तेहाद बनाया, और उसका कभी जिक्र ही नहीं किया गया, यानी लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि इलेक्शन चोरी कैसे होते हैं। फिर इलेक्शन चोरी करने के तरीके क्या किए गए, एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बता दिए गए, जिसको जितवाना था कि भाई तुम्हारे पास इतने पोलिंग स्टेशन हैं, इनको अपनी मर्जी से भरते रहो।
मालूम हुआ कि 150 अगर पोलिंग स्टेशन है सूबाई किसी भी सूबाई असम्बली में, उनमें 170 या 180 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए। 30 का तो जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं था, एक बंदे को पता था, उसने अपने वो भर लिए, बाकी रिजल्ट मिलाकर वो 3000-4000 वोटों से जीत गया। तो ये भी एक तरीक़ाकार था। तो आप जो रखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पीछे जो माइंड काम कर रहा है, क्या वो ये यकीन दहानी कराएगा कि आप ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको आगे 2 साल हैं, क्या 2 साल में आप 3 लाख IT एक्सपर्ट्स इस मशीन पर काम करने के लिए तैयार कर पाएंगे और उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे? नंबर 2। नंबर 3, कोहलू में कौन जाएगा, पंजगूर में कौन जाएगा, आबरान में कौन जाएगा, तेतरी में कौन जाएगा, लखजाओ में कौन जाएगा, जलजाओ में कौन जाएगा, ढाढर में कौन जाएगा, जामपुर में कौन जाएगा, दाजल में कौन जाएगा, और कौन जाएगा चोटी बाला में, कौन जाएगा किस जगह पर, कहां जाकर आप फोर्ड मिनरू के साथ चले जाए, पूरे का पूरा हल्का जो चला जाता है वो जरा बुक्ति तक चला जाता है, वहां कोई जाकर आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लेकर जाएगा और आपके साथ जाकर बैठकर ड्यूटी करने के लिए भी तैयार होगा। आपके ये जो टीचर्स होते हैं, क्या आप ये तो इलेक्शन जाकर बेचारे वो टीचर जाकर इलेक्शन करा रहे होते हैं ना, इलेक्शन बन एक जगह रहे होते हैं और इलेक्शन जो है वो रिजल्ट एक और जगह पर बन रहे होते हैं, और वहां जब पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि चीज़ें कहीं से कहीं पहुंच गई हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर इंटेंशन ये है कि फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हूं तो वो हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। जस्टिस अब्दुल सत्तार ने चीफ, उनके पास कोई वोटिंग मशीन नहीं थी, ना ईस्ट पाकिस्तान में ना वेस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने इलेक्शन करवाए थे। लोग आज भी कहते हैं कि जस्टिस सत्तार ने जो इलेक्शन करवाए थे 1970 में वो फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल हो गए। मैं तो उसके बाद ये पहला चीफ जस्टिस देख रहा हूं जो गैर जानबदार है, लाने वाले बेजार हैं, वो नाराज हो रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं, जिन्होंने नॉमिनेट किया, जिन्होंने तारीफ की, जिन्होंने बाकायदा उनके कसीदे कहे, उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस हमें कबूल नहीं है, लाए भी खुद। और अब ये नई सूरत हाल है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हलीम आदिल शेख साहब क्या कहेंगे आप लगाई साहब की बात? लगारी साहब बहुत मोहतरम हैं, इनके लिए बड़ा एहतराम है, इन्होंने जो तौजीह पेश की है बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो बस पूरे मुल्क के तमाम इदारे उसके साथ खड़े होते हैं। हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारे दिफाई इदारे तमाम इलेक्शन कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन का साथ देते हैं। तो जहाँ प्रिजाइडिंग अफसर जाएगा वहाँ मशीन भी जाएगा, जहाँ RO साहब जाएंगे वहाँ मशीन भी जाएगा, जहाँ रिटर्निंग अफसर जाएगा वहाँ मशीन भी जाएगा। ना पैदल लगारी साहब जाएंगे, ना मैं जाऊँगा, ना कोई जाएगा, जहाँ रिपोर्टर जाएंगे वहाँ मशीन भी जाएगी। कोई पैदल नहीं जाता, गाड़ी पे जाएंगी सब चीज़ें। और ये वो भी नहीं है कि इसके लिए क्रेन की ज़रूरत पड़े, ये किसी भी डब्बे में, कैरी में, सुजुकी में, लोडर में, जहाँ तमाम इदारे जो कागज़ लेकर जा रहे होते हैं, जो सब कुछ कर रहे होते हैं, जहाँ पहले भी था ना वो लगेंगे, कैमरे लगेंगे भाई हर जगह, हर कितने कहाँ कैमरे लग गए। तो जहाँ पोलिंग स्टाफ जाएगा दीगर सामान के साथ, उसके साथ ये मशीन भी जाएगी, क्योंकि ना पोलिंग स्टाफ ने पैदल जाना है, ना मशीन ने पैदल जाना है, ना पोलिंग स्टाफ ने हेलीकॉप्टर पे जाना है, ना मशीन ने हेलीकॉप्टर पे जाना है। जो ट्रांसपोर्ट के जराए से लोग जाएंगे, वो जो पोलिंग का अमला जाएगा, उसके साथ ये मशीन भी इंटैक्ट होगी और ऐसा कोई इशू नहीं है। दुनिया जहान में ऐसा हो जाता है, जहां दूर दराज इलाके जो मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वहां मशीनें जाती हैं। और लाजिम बात है इन दूर दराज इलाकों में एम्बुलेंसें भी जाती हैं, गाड़ियां भी जाती हैं, कनक भी जाती है, गंदम भी जाती है, राशन भी जाता है, मशीनें भी जाती हैं, सब चीजें जाती हैं। ये कौन सी कोई हमने कोई ट्रेलर पे लेके जाना है इसको कि जिसके लिए कोई खुसूसी हमें कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी? चले वही तैयारी होगी और यकीनन तैयारी हुकूमत करेगी, और डेफिनेटली अगर हुकूमत चाहती है तो बगैर कंसेंसस के तो ये हो भी नहीं सकता। पॉइंट टेकन। बस लास्ट में कमेंट लूंगी। गुलाम मुर्तज़ा, आप मुझे बताइए क्या वफाक की अंदर से क्या खबरें हैं, कितने मामलात हल तलब हो गए हैं कि हाँ जी हो जाएगा ऐसा? मामलात हल की तरफ अब जाने शुरू हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये मैटर जो है वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, कमेटी ऑफ द होल उसको कहा जाएगा। और इस पे आज डेलिब्रेशंस हुई हैं, अपोजिशन के लोग भी शामिल होंगे, हुकूमती अरकान भी शामिल होंगे, सेनेट और कौमी असम्बली की इकट्ठी कमेटी होगी और वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और EVM मशीन के हवाले से
बातचीत करेगी और अच्छी बात है, बातचीत के जरिए ही मामला हल होने चाहिए। सलीम आदिल शेख साहब, नज़ीर लगारी साहब, अब्दुल्ला बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद थे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। और यही हम चाहते हैं कि इस मुल्क में ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई सवाल ना उठाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो या टेक्नोलॉजी के बगैर हो, लेकिन बात होनी चाहिए। बगैर बात किए भी कोई काम नहीं हो सकता। इसी नोट के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।